Hello everyone, I'm Dr. Kanishka Kaushik. Welcome you all on Topper Stop. So this is part 14 of our revision series of EPFO. कल जो MCQs की वीडियो मैंने डाली थी उसके जिन्होंने भी आंसर दिए थे उसका नाम मैं उसी वीडियो में अनाउंस करूँगी, इस वीडियो में नहीं, ठीक है। तो आज पार्ट 14 को डिस्कस करते हैं। जिन्होंने कहा था कि प्लेलिस्ट आप अलग बना दीजिए EPFO रिवीजन सीरीज़ की, तो अब EPFO की अपनी खुद की एक प्लेलिस्ट हो गई है और रिवीजन सीरीज़ की एक अलग प्लेलिस्ट हो गई है और उसको री नंबर भी कर दिया जाएगा ताकि आपको कोई भी कन्फ्यूज़न इसमें ना हो। तो एक चीज़ ये है कि आज हम गवर्नमेंट स्कीम जो डिस्कस करेंगे उसमें एक ही स्कीम के अंदर जो सब स्कीम्स है वो भी हम डिस्कस करेंगे ताकि स्किल इंडिया जो है वो हमारा पूरी तरीके से कंप्लीट हो जाए। तो आज हम स्किल इंडिया से शुरुआत करते हैं अपने लेक्चर की। तो स्किल इंडिया मिशन जो था वो 2015 में लॉन्च किया गया था गवर्नमेंट के थ्रू और ये एक अम्ब्रेला स्कीम है। तो पहले ही फीचर आपके सामने आ गए हैं कि 2015 पहला आपका फैक्ट जो याद रखना है। दूसरा, ये अम्ब्रेला स्कीम है ना कि फिर ये फ्लैगशिप स्कीम है, ठीक है। तो ये वाले जो टर्म्स हैं आपको अच्छे तरीके से याद रखने हैं क्योंकि छोटे छोटे टर्म्स ही हैं जिससे कि यूपीएससी आपको ट्रिक करेगा यहाँ पे। तो बेसिकली क्या है कि स्किल इंडिया मिशन जो है वो एक मिनिस्ट्री के थ्रू लॉन्च नहीं किया गया है। जो स्किल मिनिस्ट्री है वो इसके पार्टिसिपेंट है, मतलब कि वो भी इंक्लूडेड है जो कि इस मिशन को लॉन्च कर रही है, बट वो एक सिंगल मिनिस्ट्री नहीं है जो इस मिशन को लॉन्च करेगी या स्कीम को लॉन्च करेगी। यहाँ पे मोर देन 20 मिनिस्ट्रीज जो है वो एक साथ आएंगी और इस मिशन को इम्प्लीमेंट करेंगी। तो यहाँ पे जो है यूपीएससी आपको फूल करेगा और ये डाल देगा कि स्किल इंडिया मिनिस्ट्री जो है वो इसको इम्प्लीमेंट करेगी। आपको लगेगा कि हाँ ये रिलेटेबल है, आप उसे टिक कराएंगे, तो ऐसा नहीं है, एक सिंगल मिनिस्ट्री इसको इम्प्लीमेंट नहीं कर रही है। तो यहाँ पे बहुत सारे जो स्किलिंग स्कीम्स है और प्रोग्राम्स है वो इसके अंडर आते हैं। वो आपको कैसे पता चलेगा? जब हम इंडिविजुअल गवर्नमेंट स्कीम को डिस्कस करते हैं तो उसमें हम आपको बताते हैं कि इट इज़ अ पार्ट ऑफ स्किल इंडिया मिशन। तो इस तरीके से जितनी भी स्कीम्स मोर देन 40 स्कीम्स जो है वो टोटल यहाँ पे है वो इस तरीके से कवर होंगी। जो मेन स्कीम्स है वो अभी मैं यहाँ पे डिस्कस करूँगी, ठीक है। चीफ ऑब्जेक्टिव जो यहाँ पे है वो ये है कि जो कंट्री का यूथ है उसको एम्पावर करना और उसके अंदर एडिक्वेट स्किल्स सेट्स हो ताकि वो अपनी एम्प्लॉयमेंट है उसको ले सके वेरियस सेक्टर्स के अंदर जाके और प्रोडक्टिविटी जो है उस सेक्टर की उसको भी इंक्लूड कर सके। देखिए ये चीज़ क्यों लॉन्च करने की बात आई, बेसिकली मैं इसको डिस्कस करना चाहती थी डिटेल में, बट वो अभी प्रीलिम्स के लिए आपके लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, वो इंटरव्यू में आपको ज़रूरत पड़ेगी। जो ये होते हैं ना कि एडवांटेज क्या होता है, क्या रीज़न है किसी को लॉन्च किया गया, जो डाटा होता है बेसिकली वो आपसे इंटरव्यू में पूछा जाएगा। तो हम जब इंटरव्यू की प्रिपरेशन शुरू करेंगे तब मैं उसको बताऊँगी, बट अभी बस एक पॉइंट मैं आपको बता देती हूँ कि हमारी कंट्री के अंदर जो भी वर्किंग पॉपुलेशन है उसमें से सिर्फ 2% जो वर्किंग पॉपुलेशन है वो स्किल्ड कैटेगरी के अंदर आती है। इस वजह से जो है स्किल इंडिया मिशन को लॉन्च करने की ज़रूरत पड़ी थी। तो ये बस एक डाटा है, आगे का डाटा हम इंटरव्यू के टाइम डिस्कस करेंगे। स्किल इंडिया ऑब्जेक्टिव जो है उसका मेन ऑब्जेक्टिव है कि मार्केट रिलेवेंट स्किल ट्रेनिंग देनी है। मतलब ऐसा नहीं कि स्किल लेके पर्सन जो है वो बैठ गया है या फिर प्रोडक्टिविटी को इंक्रीज नहीं कर रहा है। ऐसे स्किल्स उनको प्रोवाइड करने ताकि मार्केट जो है उसमें जाके प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो सके और वो इकोनॉमी को बूस्टअप कर सके। यहाँ पे मोर देन 40 करोड़ जो यंग पीपल है उनको स्किल्स प्रोवाइड किए जाएंगे। तीसरा फैक्ट जो आपको यहाँ पे याद रखना है वो करना है कि 2022 जो है इसकी डेडलाइन रखी गई है जिसमें कि यंग पीपल कंट्री के अंदर है उनको स्किल्स प्रोवाइड करने हैं। तो एक तो हो गया अम्ब्रेला स्कीम हो गया, ठीक है। एक जो है सिंपल एक मिनिस्ट्री के अंदर नहीं आता है, ये बहुत सारी मिनिस्ट्रीज के अंदर आता है। 2015 में लॉन्च हुआ था, 2022 इसकी डेडलाइन है। ये 4 फैक्ट्स आपके प्रीलिम्स के हो गए। अब बेसिकली क्या होता है कि EPFO में फीचर्स जो हैं स्कीम के या फिर ये जो फैक्ट्स मैंने आपको बताए इसी तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरी तरीके का क्वेश्चन आपसे पूछा नहीं जा रहा है जो प्रीवियस ईयर का एनालिसिस है और जो हम मॉक टेस्ट देख रहे हैं उसमें भी, ठीक है। कल भी MCQ में मैंने आपको 2 स्कीम्स पढ़ाई थी, एक तो बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ और एक प्रधानमंत्री जन धन योजना। तो ऐसे भी हम MCQ की फॉर्म में भी स्कीम्स को डिस्कस करते जाएंगे। तो यहाँ पे जो मिशन है उसका बेसिक फीचर है कि अपॉर्चुनिटीज़ को क्रिएट करना ताकि जितना भी टैलेंट है इंडियन यूथ के अंदर उसको एक डेवलपमेंट मिले और स्पेस मिले ताकि वो ग्रो हो सके। वहीं पर उसी के साथ जो है 2 सेक्टर्स को डेवलप करना जिसमें कि लास्ट मैनी ईयर से जो है अंडर स्किल डेवलपमेंट है, मतलब कि कुछ सेक्टर्स ऐसे हैं कि जिनमें स्किल्स जो थे वो नहीं प्रेजेंट थे जिसकी वजह से उनकी डेवलपमेंट नहीं हो पा रही थी। तो उन्हीं सेक्टर्स को मेनली जो है यहाँ पे फोकस में रखा जाएगा और न्यू सेक्टर्स जिसमें कि स्किल डेवलपमेंट की ज़रूरत है उनको भी रिकॉग्नाइज किया जाएगा जो कि अभी तक नज़रों में नहीं आए थे। फोकस जो है वो बेसिकली एम्प्लॉयबिलिटी ऑफ यूथ को इम्प्रूव करना है
क्योंकि जिस तरीके से अनएम्प्लॉयमेंट रेट हमारी कंट्री के अंदर है पिछले कई सालों से, तो यहाँ पे ज़रूरी हो जाता है कि यूथ को एम्प्लॉयमेंट मिले, तभी जो है आगे जाके इकोनॉमी बढ़ेगी। और वो किस तरीके से होगी, जब उनके अंदर स्किल्स होंगे, उससे एंटरप्रेन्योरशिप जो है वो एनहांस होगी और इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन आएगा। ये जो मिशन है इसके अंदर ये नहीं है कि सिर्फ स्किल्स दिए जा रहे हैं, इसमें ओवरऑल एक शुरुआत से एंड तक सपोर्ट किया जाएगा। जैसे ट्रेनिंग से शुरुआत की जाएगी, बीच में उसके गाइडेंस दी जाएगी, डिफरेंट टाइप्स ट्रेडिशनल टाइप की जो एम्प्लॉयमेंट्स है उनके लिए सपोर्ट किया जाएगा, जैसे कि वीवर्स है, कोबलर्स है, कारपेंटर्स है, मैसोन्स है, ब्लैक स्मिथ्स है, नर्सिस है। तो मतलब कि इस तरीके के स्किल्स जो है वो प्रोवाइड किए जाएंगे एक अच्छे लेवल में। यहाँ पे जो देखिए ये नहीं है कि हम सिर्फ जो है एक कंजर्वेटिव अप्रोच लेके चल रहे हैं कि जो सेक्टर्स हैं पहले से उन्हीं को हम इम्प्रूव कर रहे हैं या उन्हीं के ऊपर फोकस कर रहे हैं। यहाँ पे न्यू डोमेन्स जो हैं वो भी इंक्लूड किए जा रहे हैं स्किल इंडिया मिशन के अंदर, जैसे कि रियल एस्टेट में स्किल्स प्रोवाइड करना, कि किस तरीके से आप बेटर डीलिंग करके अपने लिए प्रॉफिट कमा सकते हैं। ट्रांसपोर्टेशन सेक्टर है, कंस्ट्रक्शन सेक्टर है, जेम इंडस्ट्री है, टेक्सटाइल्स, बैंकिंग है, ज्वेलरी है, टूरिज्म है। तो इन सभी में जहाँ पे स्किल लेवल इनएडिक्वेट है उसको प्रोवाइड करना, ठीक है। ट्रेनिंग जो होगी वो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स के अकॉर्डिंग होंगे। यहाँ पे आप एक सिंपल सा ही देख लीजिए कि जब आप कहीं पे घूमने जाते हैं किसी मोन्यूमेंट में, तो वहाँ पे जो गाइड्स होते हैं वो किस तरीके के होते हैं, वो इंटरनेशनल लेवल के नहीं होते, बट जो फॉरेन टूरिस्ट होते हैं वो अपने गाइड्स खुद पहले से हायर करके आते हैं। तो इसी लेवल के गाइड्स प्रोवाइड करना इंटरनेशनल लेवल के, ताकि टूरिज्म सेक्टर जो है उसको और ज़्यादा बूस्टअप हो और वो जो पर्सन है वो भी अपने आप को एम्प्लॉयड रख सके। तो ये इसका बेसिकली एम है, ताकि यूथ को जॉब्स अच्छी तरीके से मिल सके। यहाँ पे एक जो इंपॉर्टेंट फीचर है, जो ये वाला पॉइंट आपको अच्छे से याद रखना है अपने प्रीलिम्स के लिए, रूरल इंडिया स्किल का क्रिएशन यहाँ पे किया गया है। तो मतलब कि रूरल इंडिया जो है, रूरल पॉपुलेशन जो है उसके ऊपर अच्छा खासा फोकस किया जाएगा, ताकि उनके अंदर स्किल सेट को डेवलप किया जा सके। वहीं पे कस्टमाइज नीड बेस्ड प्रोग्राम्स को भी शुरू किया जाएगा, स्टार्टेड फॉर स्पेसिफिक एज ग्रुप। देखिए क्या है कि कुछ जो कैटेगरी ऑफ पॉपुलेशन होती है उनमें मैनेजमेंट स्किल्स अच्छे होते हैं, कुछ जो है वो फिजिकल वर्क अच्छी तरीके से कर सकते हैं, कुछ जो है वो ओल्ड है तो वो समझदारी वाले काम अच्छी तरीके से कर सकते हैं। तो इस तरीके से किस सेक्टर में किस चीज़ की नीड है, किस तरीके की पॉपुलेशन उसमें इन्वॉल्व हो रही है, उस बेसिस पे एक कस्टमाइज नीड बेस्ड प्रोग्राम को शुरू किया जाएगा स्पेसिफिक एज ग्रुप के लिए, कि ये एज ग्रुप ये काम करेगा, ये एज ग्रुप ये काम करेगा। और इसमें किस तरीके के डोमेन्स को लिया जाएगा, जैसे कम्युनिकेशन हो गया, लाइफ है, पॉजिटिव थिंकिंग स्किल्स है, लैंग्वेज स्किल्स है, बिहेवियर स्किल्स हो गए, मैनेजमेंट स्किल्स हो गए। तो ये सारी चीज़ें जो है ये कस्टमाइज प्रोग्राम्स के अंदर आएंगी। वहीं पे अगर कोर्स की मेथडोलॉजी के बारे में बात करते हैं तो ये अनकन्वेंशनल और इनोवेटिव होगी। मतलब कि ऐसा नहीं है कि एक बोरिंग वे में बस आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा रही है। गेम्स के थ्रू ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशंस हो गए, ग्रुप डिस्कशंस है, केस स्टडीज़ है, इस तरीके के प्लेटफॉर्म से आपको ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी। अब हम इसके अंदर जो मेन सब स्कीम्स है उनको डिस्कस कर रहे हैं। आगे जो हम गवर्नमेंट स्कीम्स को डिस्कस करेंगे उसके वो गवर्नमेंट स्कीम होगी, अगर वो स्किल इंडिया मिशन का पार्ट होगी तो उसको भी हम साथ के साथ डिस्कस करते जाएंगे। तब अभी हम सिर्फ मेन फीचर्स को डिस्कस करेंगे। तो पहली सब स्कीम और जो सबसे इंपॉर्टेंट सब स्कीम स्किल इंडिया मिशन के अंदर है वो है प्रधानमंत्री कौशल विकास योजना। ये एक स्किल सर्टिफिकेशन स्कीम है जिसमें कि यंग पॉपुलेशन को एंकरेज किया जाता है कि वो ट्रेनिंग ले और इंडस्ट्री रिलेवेंट ट्रेनिंग ले और स्किल डेवलपमेंट में इम्प्लीमेंट करके अपनी इकोनॉमी को और अपने आप को एम्प्लॉयड करे। तो बेसिकली ये जो स्कीम है इसमें स्पेशलाइज कंपोनेंट है एक, जिसका नाम है नेशनल स्किल क्वालिफिकेशन फ्रेमवर्क NSQF एंड रिकॉग्निशन ऑफ प्रायर लर्निंग। ये जो है ये मैं बहुत ज़्यादा डिटेल में इसलिए नहीं बता रही हूँ क्योंकि जो हमारी रिवीजन सीरीज़ है उसी में गवर्नमेंट स्कीम में मैं पहले इसको पूरी तरीके से डिस्कस कर चुकी हूँ, तो आप उस वीडियो को जाके देख सकते हैं। नेक्स्ट इज इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस। तो इंडियन स्किल डेवलपमेंट सर्विस जो है वो एक न्यू सेंट्रल गवर्नमेंट सर्विस है जो क्रिएट की गई है ताकि जो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट है वो ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट जो है वो बना सके। ट्रेनिंग डायरेक्टोरेट क्या होता है, बेसिकली ये एंटरप्रेन्योरशिप के अंदर ही ग्रुप ए की सर्विस होती है। मतलब कि देखिए अभी तक जो हमने स्किल्स देखे वो देखे हमने कि एक ब्लू कॉलर जॉब हो गई, ठीक है, बट जो इसके अंदर सर्विसेज प्रोवाइड की जाएगी, ट्रेनिंग प्रोवाइड की जाएगी, वो ग्रुप ए सर्विस के अंडर आएगी। फिर आता है स्किल लोन स्कीम। तो स्किल लोन स्कीम के अंदर ₹5,000 से लेके 1.5 लाख रुपए तक जो है वो लोन्स प्रोवाइड किए जाएंगे उनको जो बेसिकली स्किल डेवलपमेंट प्रोग्राम्स को सीख कर रहे हैं या फिर मतलब कि अटेन कर रहे हैं। यहाँ पे आइडिया जो होता है इस स्कीम के पीछे वो होता है कि जितने भी फाइनेंशियल हर्डल्स होते हैं लोगों के लिए उनको रिमूव करना और उनके स्किल्स को जो है अपग्रेड करना और वहीं पे उनको न्यू स्किल्स भी याद कराना या देना। नेक्स्ट हम डिस्कस करते हैं PM युवा के बारे में। ये भी एक सेंट्रली स्पॉन्सर स्कीम है ताकि एंटरप्रेन्योरशिप
एंटरप्रेन्योरशिप जो होती है उसके लिए एजुकेशन और ट्रेनिंग प्रोवाइड की जा सके। ऑब्जेक्टिव जो है वो इसके है कि डेवलपमेंट एंड एजुकेशन जो है एंटरप्रेन्योरशिप का सभी सिटीजन्स को प्रोवाइड करना फ्री ऑफ कॉस्ट। तो फ्री ऑफ कॉस्ट जो है एंटरप्रेन्योरशिप की एजुकेशन दी जाएगी और उसको डेवलप भी किया जाएगा। कैसे किया जाएगा? थ्रू मैसिव ओपन ऑनलाइन कोर्सेज एंड ई लर्निंग सिस्टम। तो ये वाला पॉइंट जो आपको याद रखना है, क्योंकि फर्स्ट टाइम जो है इस तरीके से किसी डिजिटल प्लेटफॉर्म से, अभी हम देख रहे हैं कि डिजिटल इंडिया का कितना ज़्यादा यूज़ हो रहा है, कोविड टाइम में कितना ज़्यादा हुआ है। तो यहाँ पे जो है एक ऑनलाइन कोर्सेज के थ्रू ही जब एक ऐसी स्कीम चलाई जा रही है तो ये आपको फीचर याद रखना है। डिज़ाइनिंग करना असेसमेंट एंड सर्टिफिकेशन मैकेनिज्म फॉर द सेम, वही ट्रेनिंग के लिए इक्विप इंस्टीट्यूट्स होने चाहिए, मतलब स्कूल एंड कॉलेजेस होने चाहिए, ताकि जो भी एंटरप्रेन्योरशिप से रिलेटेड एजुकेशनल प्रोग्राम है वो ग्लोबल स्टैंडर्ड्स के हो। ऐसा नहीं है कि हम नॉर्मली बस उनको पढ़ाते जा रहे हैं। वहीं पे सोशल एंटरप्रेन्योरशिप प्रमोशन के ऊपर भी फोकस किया जा रहा है, ताकि कोई भी जो कैटेगरी ऑफ पर्सन है वो यहाँ पे ना रहे। और क्रिएशन ऑफ एन ऑनलाइन वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म दैट कनेक्ट्स एंटरप्रेन्योर्स, इन्वेस्टर्स, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस एंड बिजनेस सर्विसेज सच एज लीगल, अकाउंटिंग, एचआर एंड टेक्नोलॉजी सर्विसेज। तो एक ऐसा वेब बेस्ड प्लेटफॉर्म प्रोवाइड करना जिसमें कि जो भी एक दूसरे से डील करता है या फिर जो भी एक दूसरे से कनेक्ट होना चाहता है किसी भी फील्ड का वो हो, जैसे कि इन्वेस्टर्स है, फाइनेंशियल इंस्टीट्यूट्स है, टेक्नोलॉजी सर्विसेज है, तो वो सारे एक प्लेटफॉर्म पे आके एक दूसरे से इंटरेक्ट कर सके। वहीं पे एक नेशनल मेंटर नेटवर्क जो है वो भी सेटअप किया जाएगा, ताकि जो एंटरप्रेन्योर्स बनने जा रहे हैं या फिर उसकी ट्रेनिंग ले रहे हैं तो उनको मॉनिटर किया जा सके कि उनकी किस तरीके से ट्रेनिंग हो रही है, क्या उनको अच्छी तरीके से स्किल्स प्रोवाइड हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। वहीं पे एक नेटवर्क क्रिएट करना इंक्यूबेटर्स का, क्रेडिट एजेंसीज का, बिजनेस सर्विस प्रोवाइडर्स का एंड एक्सेलरेटर्स का, ताकि कोई भी अगर फंडिंग का इशू है या फिर सर्विसेज का इशू है वो ना हो और अच्छी तरीके से एक पर्सन रेडी होके अपनी किसी भी चीज़ के लिए शुरुआत कर सके। यहाँ पे जो है एक नेशनल एंटरप्रेन्योरशिप रिसोर्सेज एंड कोऑर्डिनेशन हब को भी एस्टैब्लिश किया जाएगा, ताकि जो एंटरप्रेन्योरशिप डेवलपमेंट प्रोग्राम्स है उसका कोऑर्डिनेशन हो सके। और लास्ट में जो सोशल एंटरप्रेन्योरशिप की बात हमने की थी उसका मतलब ये था कि हर कैटेगरी के लोगों को इंक्लूड करना। तो यहाँ पे अवेयरनेस प्रोग्राम भी स्टार्ट किए जाएंगे एससी, एसटी एंड माइनॉरिटी मार्जिनल सेक्शन के लिए, ताकि वो भी इसके अंदर इन्वॉल्व हो और एक्सक्लूडेड ना रहें। तो अब तक वीडियो पसंद आई है, अभी हम इसके बाद एमसीक्यूज को डिस्कस करेंगे। तो अभी वीडियो को लाइक कर दीजिए और प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए अगर आप वीडियो को देख रहे हैं। सब्सक्राइबर्स बढ़ेंगे, चैनल की ग्रोथ होगी, तभी हम आपके लिए बेटर रिसोर्सेज और ला सकते हैं। तो सब्सक्राइब और बेल आइकन पे क्लिक, ताकि आपको नोटिफिकेशन मिलती रहे। अब आते हैं एमसीक्यू के ऊपर। आज हम इसको डिस्कस करते हैं। ये हमारा साइंस बेस्ड एमसीक्यू है। विच अमंग द फॉलोइंग इज आर ट्रू विद रिस्पेक्ट टू 30 मीटर टेलीस्कोप। तो फर्स्ट स्टेटमेंट है आपके सामने, इट इज़ एन इंटरनेशनल प्रोजेक्ट बीइंग फंडेड बाय साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशन ऑफ कनाडा, चाइना, इंडिया, जापान एंड द यूएस। सेकेंड स्टेटमेंट आपके सामने, इट इज़ प्लेस ऑन द म्योना किया ऑन द आइलैंड ऑफ हवाई इन द यूएस स्टेट ऑफ हवाई। तो ये दोनों स्टेटमेंट आपके सामने 30 मीटर टेलीस्कोप के बारे में आपसे पूछा गया है। पहला है कि ये इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिनको इन सारी कंट्रीज़ ने फंड किया है, और दूसरा ये लोकेशन आपको दे रखी है कि इस लोकेशन पे इसको सिचुएटेड है। तो एक बार आप ऑप्शंस देख लीजिए। ए इज़ 1 ओनली, बी 2 ओनली, सी बोथ 1 and 2, डी नाइदर 1 नो 2। तो एक बार स्टेटमेंट और देख लीजिए आप। ओके, ये देखिए ऑप्शंस। तो एक बार वीडियो को पॉज कीजिए और इससे आंसर करने का ट्राई कीजिए। ओके डन। तो देखिए ये जो है दोनों ही स्टेटमेंट जो है वो बिल्कुल ठीक है। तो इसका सही आंसर है सी बोथ 1 and 2। एक बार मैं आपको एक्सप्लेन कर देती हूँ कि क्या है। 30 मीटर टेलीस्कोप जो है वो एक एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेटरी है, जिसमें कि एक बेसिकली बहुत ही एक्सट्रीमली लार्ज टेलीस्कोप को यूज़ किया जाता है, जिसको नाम दिया गया है 30 मीटर टेलीस्कोप का। ये एक इंटरनेशनल प्रोजेक्ट है जिसमें कि बहुत सारी साइंटिफिक ऑर्गेनाइजेशंस जो है उनके थ्रू फंडिंग प्रोवाइड की गई है। और कौन कौन सी कंट्री है इनको आप याद रखेंगे। कैसे याद रखेंगे? CCIJU, ठीक है, CCIJU मतलब कि कनाडा, चाइना, हमारा इंडिया आ गया बीच में, इधर आ गया जापान, यूएसए। तो इसको आप कैसे करेंगे? ग्लोब की तरीके से याद कर सकते हैं इसको, कि ये वाला जो है हमारे ऊपर यहाँ पे चाइना हो जाता है, यहाँ कनाडा हो जाता है, जापान हमारे इस साइड में है और यूएसए फिर जापान के इस साइड में। तो इस तरीके से आप इसको याद कर सकते हैं थोड़े ट्रिक्स के साथ। जो TMT है वो किस लिए डिज़ाइन किया गया है? तो देखिए नियर अल्ट्रा वायलेट से लेके मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस जो होती है उसके लिए जो भी ऑप्टिक्स की ज़रूरत होती है, मतलब कि क्या होता है बेसिकली कि जब हमें इस कैटेगरी के अंदर इस लाइट रेडिएशंस में किसी चीज़ को देखना है
तो वो चीज़ें ब्लर हो सकती है। उस ब्लडनेस को, मतलब वो जो आगे धुंधलापन हो जाता है, उसको हटाने के लिए जो है इस टेलीस्कोप को बेसिकली यूज़ किया जाता है नियर अल्ट्रावायलेट या फिर मिड इंफ्रारेड ऑब्जर्वेशंस के लिए। नेक्स्ट हम सोशल सिक्योरिटी को डिस्कस करते हैं। एक गुड न्यूज़ है आज सोशल सिक्योरिटी के लिए, हमारा जितना भी बेसिक था ना सोशल सिक्योरिटी का, वो आज हमारा कंप्लीट हो जाएगा। इस वजह से सोशल सिक्योरिटी का जो कंटेंट है वो थोड़ा है आज, और कल से जो है हमारी सारी एक्ट शुरू हो जाएंगी। तो आप ये देखिए कि 15 दिन के अंदर हमारा सोशल सिक्योरिटी का पूरा डिटेल सिलेबस जो है वो ख़त्म हो जाएगा अच्छी तरीके से, और हम अपनी सेकंड रिवीजन को दोबारा शुरू कर सकते हैं। तो दिस इज़ एन अचीवमेंट फॉर ऑल ऑफ अस। तो आगे देखते हैं इसमें एक चीज़ और यहाँ पे जो है, सिर्फ आज मैं ये बताने वाली हूँ कि सोशल सिक्योरिटी के कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस क्या है। सोशल सिक्योरिटी से रिलेटेड असिस्टेंस प्रोग्राम्स क्या क्या शुरू किए गए पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया में, सोशल इंश्योरेंस स्कीम्स क्या शुरू की गई, उसकी पूरी 3 लिस्ट है। मतलब कि वो सारी स्कीम्स जो हैं उनके ईयर के साथ, उनके फीचर्स के साथ, कितना जो अमाउंट था वो अलॉट हुआ था, उसके साथ मैं अपने टेलीग्राम ग्रुप पे अभी की अभी पोस्ट कर रही हूँ। जैसे आप इस वीडियो को देखेंगे, लिंक जो होगा उसका डिस्क्रिप्शन बॉक्स में होगा, तो आप उस पूरी लिस्ट को अच्छे से याद कर लीजिए, उसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए या फिर उसको सेव रखिए अपने टेलीग्राम के ग्रुप में ही, और उसको पढ़िए। वो अगर उससे रिलेटेड 1-2 क्वेश्चन भी आ गया तो आप ये देखिए 3 पेजेस है बस, वो हार्डली, और आपके 4 से 5 नंबर उसमें बन जाएंगे। ठीक है, तो कॉन्स्टिट्यूशनल प्रोविजंस ऑफ सोशल सिक्योरिटी को आज हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहले हमने कल जब हमने पोस्ट इंडिपेंडेंस इंडिया को पढ़ा था, तो मैंने आपको बताया था कि फंडामेंटल राइट्स एंड डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स हैं हमारे, प्रियम्बल में हमारे दे रखा है कि किस तरीके से मतलब इक्वालिटी रखनी है। उसी के साथ जो है रिक कमेटी जो था उसने भी काम किया था। आज हम डिस्कस करते हैं कि बेसिक कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा हुआ है। तो फंडामेंटल राइट्स की तो हमने बात कर ही ली कि इक्वालिटी प्रोवाइड करना या फिर एक लिविंग स्टैंडर्ड प्रोवाइड करना, वो तो हो गया फंडामेंटल राइट्स का पार्ट। तो यहाँ पे आज हम कंकरेंट लिस्ट और डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स में जो जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया है उसको डिस्कस करेंगे। कंकरेंट लिस्ट की बात करते हैं तो बेसिकली जो सोशल सिक्योरिटी एंड लेबर वेलफेयर होता है वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर होता है। ये वाला पॉइंट अच्छे तरीके से याद कर लीजिए, क्योंकि आपसे डायरेक्टली प्रीलिम्स में पूछा जा सकता है कि कौन सी लिस्ट के अंदर सोशल सिक्योरिटी या लेबर वेलफेयर आता है, तो वो कंकरेंट लिस्ट में आता है। कंकरेंट लिस्ट कौन सी होती है? जो स्टूडेंट्स अभी बेसिक से स्टार्ट कर रहे हैं यहाँ पे, वो लिस्ट जिसमें कि यूनियन और स्टेट गवर्नमेंट दोनों के दोनों ही लॉज बना सकते हैं उसके टॉपिक्स के लिए, वो कंकरेंट लिस्ट के अंदर आती है। तो यहाँ पे बेसिकली लिस्ट 3 है ये जो कंकरेंट लिस्ट है ये आपका पॉलिटी का क्वेश्चन हो गया कि वो कौन से शेड्यूल के अंदर आती है, और ये वाला क्वेश्चन जो है ये प्रीवियसली पूछा भी जा चुका है और यूपीएससी के एग्जाम में, तो ये भी आपके लिए इंपॉर्टेंट होता है। तो कंकरेंट लिस्ट या फिर जो लिस्ट 3rd होती है वो 7 शेड्यूल ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया के अंदर आती है। इसमें आइटम नंबर 23 जो है कंकरेंट लिस्ट के अंदर, उसमें सोशल सिक्योरिटी एंड इंश्योरेंस को प्रोवाइड किया गया है, मतलब मेंशन किया गया है। उसी के साथ एम्प्लॉयमेंट और अनएम्प्लॉयमेंट क्या होती है उसका जिक्र भी किया गया है। वेलफेयर ऑफ लेबर, मतलब कि किस तरीके की कंडीशन ऑफ वर्कर्स जो हैं वो वेलफेयर ऑफ लेबर के लिए होनी चाहिए, उसका जिक्र किया गया है। प्रोविडेंट फंड्स किस तरीके से प्रोवाइड करना चाहिए, कितना उसका अमाउंट होना चाहिए, क्या उसका तरीका होना चाहिए, एम्प्लॉयर्स की क्या लायबिलिटी होती है अपने एम्प्लॉय के लिए, वो सब डिस्कशन कंकरेंट लिस्ट के अंदर किया गया है। वहीं पर वर्कमैन कंपनसेशन की जो बात होती है वो भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर बनाई गई है, और उसके लिए जो रूल्स बनाए जाएंगे वो भी कंकरेंट लिस्ट के अंदर ही बनाए जाएंगे। और वहीं पे ओल्ड एज पेंशन और जो मैटरनिटी बेनिफिट है उसकी इनवैलिडिटी करनी है, मतलब उसको ख़त्म करना है, उसमें क्या मॉडिफिकेशंस आएंगी, क्या उसको कंटिन्यू करना है, ये सारी चीज़ें भी आपके किसके अंदर आएगी, कंकरेंट लिस्ट के अंदर आएगी। तो ये फीचर्स आप अच्छी तरीके से याद रखिएगा। अब हम आते हैं डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी के अंदर कि डीपीएसपी जो है हमारे उसको सोशल सिक्योरिटी से कैसे एसोसिएट करके देखा जा सकता है। तो सबसे पहले आर्टिकल 39 को डिस्कस करते हैं। यहाँ पे जो सर्टेन प्रिंसिपल्स या फिर जो पॉलिसीज होते हैं वो स्टेट के थ्रू फॉलो किए जाते हैं ताकि सिक्योर हो सके। क्या सिक्योर हो सके? फर्स्ट इज़ कि जो मैन एंड वीमेन है उनको इक्वली ट्रीट किया जाए, उनको एडिक्वेट मीन्स ऑफ लाइवलीहुड मिले। मतलब ऐसा नहीं है कि अगर आदमी जो है वो ज़्यादा काम कर रहा है तो उसको ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है, अगर फीमेल भी उसके जितना ही काम कर रही है तो उसको भी इतनी ही इंपॉर्टेंस मिले, और सेम लेवल ऑफ लाइवलीहुड उन दोनों को मिलना चाहिए, स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग मिलना चाहिए। सेकंड पॉइंट जो है वो यहाँ पे ये है कि जो भी ओनरशिप और कंट्रोल होती है मटेरियल रिसोर्सेज की ऑफ द कम्युनिटी आर डिस्ट्रीब्यूटेड आर बेस्ट टू सब्जर्व द कॉमन गुड। तो यहाँ पे
जो भी मटेरियल रिसोर्सेज है, मतलब ऐसा नहीं है कि एक फैक्ट्री के अंदर जो है 10 एम्प्लॉयज़ है तो 2 से 3 एम्प्लॉयज़ जो है उनको तो आप अच्छी वर्किंग कंडीशन प्रोवाइड कर रहे हैं। मटेरियल गुड्स जो है, मतलब कि मान लीजिए कि कोई गिफ्ट ही आप प्रोवाइड कर रहे हैं तो वो उन 3 को कर रहे हैं, 7 को नहीं कर रहे हैं। यहाँ पे मटेरियल रिसोर्सेज जो है उनका ओनरशिप या फिर जो कंट्रोल होता है वो कम्युनिटी के हाथ में होना चाहिए, मतलब कि जो हमारे टैक्सेस के थ्रू जा रहा है उसमें होना चाहिए, और वो डिस्ट्रीब्यूट ऐसे होना चाहिए कि वो एक कॉमन गुड की तरीके जिससे जाए, मतलब कि सबके पास पहुंचे। थर्ड है यहाँ पे स्टेटमेंट की जो इकोनॉमिक सिस्टम का ऑपरेशन होता है वो कंसंट्रेशन ऑफ वेल्थ में नहीं होना चाहिए, बल्कि प्रोडक्शन टू द कॉमन डेट्रीमेंट होना चाहिए। मतलब कि अगर प्रॉफिट हो रहा है किसी भी कंपनी को या फिर किसी भी फैक्ट्री को, तो ऐसा नहीं है कि जो उसका ओनर है सिर्फ उसी को प्रॉफिट हो रहा है और जो वर्कर्स है वो बहुत बुरी कंडीशन में जी रहे हैं। तो जो इकोनॉमिक सिस्टम का जो भी वेल्थ होता है, प्रॉफिट होता है, तो वो एक हाथ में कंसंट्रेटेड नहीं होना चाहिए, उसको इक्वली डिस्ट्रीब्यूट करना चाहिए, और वहीं पे इक्वल पे होना चाहिए इक्वल वर्क के लिए फॉर बोथ मैन एंड वीमेन। तो अगर मैनेजर की पोस्ट पे कोई फीमेल है, उसकी 50,000 सैलरी है, तो मैन की भी 50,000 ही होनी चाहिए, 60,000 नहीं होना चाहिए। तो ये इसके अंदर दिया गया है। ये आर्टिकल 39 है। अब आर्टिकल 41 के अंदर सोशल सिक्योरिटी के बारे में कहा गया। यहाँ पे राइट टू वर्क, राइट टू एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस इन सर्टेन केसेस का जिक्र किया गया है कि हर किसी को राइट है वर्क करने का, और वर्क के साथ एजुकेशन पाने का भी है, चाहे वो चिल्ड्रन हो या फिर वो कोई एक सीनियर लेवल पे आ जाता है। स्टेट शैल विद इन द लिमिट्स ऑफ इट्स इकोनॉमिक कैपेसिटी एंड डेवलपमेंट मेक अफेक्टिव प्रोविजन फॉर सिक्योरिंग द राइट टू वर्क। राइट टू वर्क का सिक्योर करना है किसको? गवर्नमेंट को, मतलब कि स्टेट को। एजुकेशन का, पब्लिक असिस्टेंस का किस केसेस में? जहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट है, ओल्ड एज है, सिकनेस है, डिसेबलमेंट है, तो या फिर अनडिजर्व वांट है, मतलब कि जिसको कि हम यहाँ पे डिस्कस नहीं कर पा रहे बट उनको ज़रूरत है, तो उस केस में स्टेट जो है वो राइट टू वर्क, एजुकेशन एंड पब्लिक असिस्टेंस प्रोवाइड करेगा। नेक्स्ट देखते हैं आर्टिकल 42 को। तो यहाँ पे ये कहा है कि ऐसा नहीं है कि अगर कोई वर्कर है तो उसको आप किसी भी लिविंग कंडीशन में डाल रहे हैं या फिर उनका कोई स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग नहीं है, आपको प्रोविज़न फॉर जस्ट एंड ह्यूमेन कंडीशन ऑफ वर्क एंड मैटरनिटी रिलीफ जो है वो प्रोवाइड करना पड़ेगा अपने वर्कर्स को। वहीं पे जस्ट एंड यही वाली चीज़ जो है कि कंडीशंस ऑफ वर्क जो है और मैटरनिटी रिलीफ के लिए कौन वर्क करेगा? तो यहाँ पे स्टेट वर्क करेगा, मतलब कि गवर्नमेंट की ये रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है डीपीएसपी के अंदर। नेक्स्ट और लास्ट देखते हैं आर्टिकल 43 एंड 48A को, फिर उसके बाद हम एमसीक्यू को देखेंगे। आर्टिकल 43 के अंदर जो है लिविंग वेज, गुड वर्किंग कंडीशंस जो है वो वर्कर्स को प्रोवाइड की जाती है, और वहीं पर आर्टिकल 43 के अंदर जो भी इंडस्ट्रीज़ के मैनेजमेंट, ऐसा नहीं है कि जो सीनियर लेवल पर लोग हैं या फिर जो एडमिनिस्ट्रेशन में है सिर्फ वही जो है वो इंडस्ट्रीज़ को मैनेज करेंगे, वर्कर्स का भी पार्टिसिपेशन रहना चाहिए ताकि उनको भी पता चल सके कि उनके वेलफेयर के लिए क्या क्या यहाँ पे हो रहा है। ये आर्टिकल 43A के अंदर है। तो एक एक आर्टिकल जो है वो आपको अच्छे से याद रखना है। कंकरेंट लिस्ट के सारे फीचर्स आपको याद रखने हैं सोशल सिक्योरिटी में, ताकि कल से जब हम अपने फीचर्स को शुरू कर सके तो ये वाली चीज़ें आपकी बेसिक्स जो है वो छूटना, क्योंकि आप ये देखिए इसी बेसिक्स से जो है आपके 4 से 5 क्वेश्चन आ जाएंगे अगर वो डालना चाहेंगे इस तरीके से क्वेश्चन, तो ठीक है। नेक्स्ट एमसीक्यू को डिस्कस करते हैं। ये आपको कमेंट सेक्शन में आंसर करना है। ग्लोबल इन्वेस्टमेंट ट्रेंड मॉनिटर रिपोर्ट जो है वो किसके थ्रू रिलीज की जाती है? तो ए है IMF, बी है वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, सी है इकोनॉमिक इंटेलिजेंस यूनिट एंड डी है यूनाइटेड नेशन कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट। तो आप इसको कमेंट सेक्शन में आंसर कीजिए। वीडियो को अभी के अभी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कीजिए चैनल को और बेल आइकन पे क्लिक, ताकि आपको सारी नोटिफिकेशन मिलते रहे। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। थैंक यू सो मच।